नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन व्यक्तियों के लिए जो टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यह सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस वीडियो सीरीज को करने के बाद आप निश्चित रूप से सीटेट को अच्छे अंकों से पास कर लेंगे। एक साइकोलॉजी पेडागोजी की एक क्रम चल रहा है वीडियो का, जिसे आप देखें तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक चेतना है वो बदलेगी और आप एक बेहतर शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर होंगे। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ है आपके क्लास का, आपके विद्यालय का, तो इसका तात्पर्य क्या है आपकी नज़रों में? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है वो रटंत शिक्षा का निषेध करती है। कहती है रटाओ मत बच्चों को मूर्त अनुभवों द्वारा शिक्षा दो, उनको भ्रमण द्वारा शिक्षा दो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। अच्छा, जब आप उसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं जब उसे प्राइवेट ट्यूशन देनी चाहिए थी? तो व्यवस्था फेल हुई है। यह ऑप्शन सही है। आगे एक और पढ़ते हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चे सभी योग्य होते हैं, कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं होता। सारे बच्चे योग्य होते हैं पढ़ाई के लिए। तो आपकी व्यवस्था फेल हुई है। यह ऑप्शन सही है। यह ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि जो बच्चा है वो आपके विद्यालय में पढ़ता है, आपने उसे शिक्षा देने के लिए एक शिक्षण व्यवस्था बनाई हुई है कि इस तरीके से हम इनको शिक्षण देंगे, इस तरीके से ये सीखेंगे। आपने उनको शिक्षण भी दिया अपनी उस व्यवस्था से, किंतु वह पास नहीं हो सका, तो आपकी व्यवस्था फेल हुई है। बच्चे में कोई दोष नहीं है, दोष किस में है? आप में। अब इस क्वेश्चन से आप समझे होंगे कि बच्चा जो है वो सबसे ऊपर है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सबसे ऊपर है। आप प्रश्न का उत्तर देते समय यह बात ध्यान में रखेंगे कि बालक का कोई दोष नहीं है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें आप अपनी व्यवस्थाओं का, अपनी शिक्षण विधियों का, आप अपने तरीके का पुनर्अवलोकन करिए, उनमें परिवर्तन करिए, लेकिन बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण माने जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको कहेंगे शिक्षण। शिक्षण से अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब आप शिक्षण कर रहे हैं, उससे बच्चों में अधिगम हो रहा है, सीख रहे हैं बच्चे। अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है, इसमें केंद्र में बालक है। मतलब शिक्षक सिर्फ उसको सुविधा प्रदान करेगा, उसके चारों तरफ शिक्षण समृद्ध वातावरण उत्पन्न करेगा, उसको न मारेगा, न डांटेगा, ना ही उस पर कोई दबाव डालेगा, ना ही उसको कोई चीज़ रटाएगा। बालक सब कुछ जानता है, उसे सिर्फ आपको शिक्षण समृद्ध माहौल देना है, वातावरण देना है, और कुछ भी नहीं करना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा है रटने को प्रोत्साहन करके, बिल्कुल गलत। जैसे कि मैं पिछले विकल्प में बता चुका हूँ, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। यंत्रवत रूप से रटाना नई शिक्षा नीति या मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने में बिल्कुल गलत विकल्प है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी गलत है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी गलत है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होंगे आप। अगर कोई बालक है जो मान लो
बहुत बाद में विद्यालय आया है, उसकी उम्र अधिक हो चुकी है, किंतु अन्य अन्य बच्चे हैं वो पहले विद्यालय आए हैं और उनका सामाजिक आर्थिक और उसके माता पिता पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो परीक्षा है, परीक्षा से उसके जो परीक्षा फल है वो अच्छा आएगा। किंतु जो बच्चा इन चीज़ों से वंचित है उसका परीक्षा फल गड़बड़ आएगा, ख़राब आएगा। किंतु आपको परीक्षा फल पर केंद्रित नहीं होना है। आपको पता है कि ये परीक्षा जो है वो बच्चे की योग्यता को निर्धारित नहीं करती है, वो आपकी व्यवस्था को निर्धारित करती है कि आपने कितनी बेहतर व्यवस्था की है जिससे कि बच्चा सीख पाया है। आगे बढ़ेंगे, यह सेम ही क्वेश्चन है। शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है, शिक्षार्थी का मतलब स्टूडेंट, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सब विद्यार्थी हैं जो शिक्षार्थी वो अलग अलग हैं। कोई समृद्ध परिवार से आएगा, कोई आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी नहीं है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई तो एवरेज बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है, हर तरीके के बालक आएंगे। तो व्यक्तिगत रूप से सारे विद्यार्थी कैसे हैं? भिन्न हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक तुमको क्या करना चाहिए इसके लिए कि सब व्यक्तिगत रूप से बच्चे भिन्न हैं। बाल उद्यान, बच्चों का बगीचा है, कोई जैसे बगीचे में आम का, नींबू का, संतरे का अलग अलग पेड़ होते हैं, उसी तरीके से क्लास में जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी अलग अलग हैं, भिन्न हैं, एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं। नंबर 1 क्या है? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही। जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, बच्चा सब एक दूसरे से अलग हैं, तो हमें सीखने के कैसे अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए? विविध, अलग अलग अनुभव। सबको एक ही विधि द्वारा शिक्षा नहीं देंगे, अलग अलग सबको अनुभव प्रदान करेंगे उसकी सुविधा के अनुसार। कोई बच्चा कैसे भी सीखेगा, जैसे कि मैंने जैसे बताया है कि अगर मान लो आपको जल प्रदूषण का उदाहरण देना है, तो आप उसके पास वाले तालाब का उदाहरण दे सकते हैं जिसको उसने देखा है। और एक बालक है जो दिल्ली में रहता है, जैसे मान लो कोई गांव में रहने वाला बालक था जिसके माता पिता गांव में रहते थे, अब वो दिल्ली में आके शिफ्ट हुए हैं, तो उसने ये देखा कि अपने गांव का गंदा तालाब देखा है। और दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं उनने दिल्ली की यमुना नदी को देखा है, गंदे पानी को, यमुना नदी को। तो एक जो गांव से बालक आया उसका भी एडमिशन मान लो दिल्ली के स्कूल में हो गया। अब दोनों बालक पढ़ रहे हैं, आपने उनको बताया जल प्रदूषण, तो जो गांव वाला है उसके लिए जल प्रदूषण को समझने के लिए गांव वाला गंदा तालाब बताना पड़ेगा आपको, और जो दिल्ली वाला उसके लिए यमुना। यानी कि हर बच्चे के लिए जो अनुभव हैं वो अलग अलग हैं। उसने यमुना नदी को गंदा देखा तो उसने गांव के तालाब को देखा। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सबके लिए अनुभव कैसे? अलग, विविध मतलब अलग अलग अनुभवों को। ठीक है। दूसरा, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। कठोर तो कुछ नहीं करना बच्चों के साथ, क्योंकि इनका स्वभाव कोमल होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। सबके लिए अलग अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नता का यहाँ पर ह्रास हो जाएगा अगर समान रखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है। गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। ये भी गलत है। देखो, अंतर संबंधित हैं विकास की सभी प्रक्रियाएं। क्यों? अगर किसी व्यक्ति का
मान लो शारीरिक विकास सही नहीं हुआ है, मान लो उसका भाषा विकास सही नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका शैक्षणिक विकास भी प्रभावित होगा। अगर व्यक्ति का यानी कि सारे विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये कह रहा अंतर संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास निरंतर चलता रहता है। जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। विकास हमेशा रेखी चलता है, कभी रेखी नहीं चलता, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसे करके ऐसे वक्र चलता है, रेखी नहीं चलता है। हमेशा समान थोड़ी सीखता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस तरीके।